गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 20वीं सदी में भारत में दो ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका लोहा पूरी दुनिया ने माना। एक गांधी जी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा जैसे हथियारों से देश को न सिर्फ हमारे देश को आज़ादी दिलाई, वरन उनके रास्ते पर चलकर न जाने कितने देशों में स्वतंत्रता आंदोलन चले और आज भी जहाँ भी अन्याय, उत्पीड़न, दमन और शोषण है, वहाँ गांधी जी के इन शस्त्रों का सहारा लिया जा रहा है। दूसरे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम बाबा साहब के नाम से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर हम बात करें तो दो क्षेत्रों में हम उनके योगदान को जानते हैं और उसी से हम परिचित, उसी से उनकी पहचान हम अधिक जानते हैं, या कहें कि उनकी पहचान ही यही है। वो दो क्षेत्र कौन से हैं? पहला, संविधान निर्माण की जो प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे, उस रूप में आज जिस संविधान द्वारा प्राप्त कानून की समानता का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है, जो ऊंच नीच सारे भेदभाव को समाप्त करता है। दूसरा है दलित तोधा, समाज का इतना बड़ा वर्ग जो हम कहें कि ऐसा वर्ग जो बहुत बड़ा वर्ग था, किंतु हिंदू धर्म की कुरीतियों के कारण उसको इंसान नहीं समझा जाता था। हमारा धर्म जो इंसान द्वारा इंसान के दमन का समर्थन करता था, उसका विरोध किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मानव द्वारा मानव को दास बनाने की जो परंपराएं थी, उसका विरोध किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और इस विरोध को करने से पहले उन्होंने क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान के क्षेत्र में इतनी उपलब्धियां हासिल की कि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के ग्रेट स्कॉलर्स में उनकी गिनती की जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया के अधिकतर विश्वविद्यालय ऐसा कहते हैं। और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जिसमें उन्होंने अध्ययन किया था, वहाँ पर तो देखिए उनकी जो आत्मकथा है वेटिंग फॉर वीज़ा, ठीक है, उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया, पाठ्यक्रम का भाग है। और ये जो मूर्ति स्थापित है, ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में उनकी मूर्ति स्थापित है। इससे हम ये आभास कर सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को शब्दों में बयां करना कितना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि उनके ज्ञान के क्षेत्र को थोड़ा आपके सामने स्पष्ट करूँ, हालांकि यह आसान काम नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूँगी। वो संविधान विशेषज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, न जाने और भी क्या क्या थे। जन्म 14 अप्रैल 1891, महू मध्य प्रांत, जो ब्रिटिश भारत में उसको क्या नाम से जाना जाता था? मध्य प्रदेश। आज उसको हम कहते हैं मध्य प्रदेश। निर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1956, ठीक है। बचपन का नाम उनका भीमराव, और जो पद उनको प्राप्त हुए, जैसा मैं थोड़ा सा स्पष्ट किया आपको, संविधान सभा की मसौदा समिति के वो अध्यक्ष थे, प्रथम कानून मंत्री बने, न्याय मंत्री बने, श्रम मंत्री, वायसराय की कार्य परिषद के सदस्य भी थे, और ब्रिटिश भारत में जो बॉम्बे विधानसभा थी उसके विरोधी राजनेता एवं सदस्य भी थे। तो ये थोड़ा सा मैंने परिचय दिया है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुख्य 3 जो भाग हैं उनके योगदान को, 2 भागों को मैं अलग लेक्चर बाद में बताऊंगी। आज के इस लेक्चर में मैं दुनिया का जो थर्ड है, दुनिया के ग्रेट स्कॉलर्स में उनकी संज्ञा, उनकी ग्रेट स्कॉलर्स में उनको गिना जाता है। और जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट कहा, ये हमारा कहना नहीं है, ये दुनिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ उन्होंने अध्ययन किया, वो भी ऐसा कहते हैं। सामने आपके एक बड़ी ही सुंदर दुर्लभ सी तस्वीर है जिसमें नेहरू जी सामने बैठे हुए हैं, अंबेडकर साहब की तरफ देख रहे हैं, और बीच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये किस वक्त की तस्वीर है? ये है जब कानून मंत्री की वो शपथ ले रहे थे, उस वक्त की तस्वीर है। ये देखिए आप, ये उनकी डिग्रियां देखिए, ये वो डिग्रियां हैं। इसके अलावा भी न जाने किस किस क्षेत्र में उन्होंने कौन कौन सा अध्ययन नहीं किया। आपके सामने है, देखिए उनका मैट्रिकुलेशन, इंटर, बीए, एमए, ये सब कहाँ कहाँ उन्होंने अध्ययन किया आपके सामने है। इसको और डिटेल में थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी मैंने आपके सामने
इसको रखा है। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि ज्ञान उन्होंने हासिल किया, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियों में, जिस तरह की विपदाओं, आपदाओं, यातनाओं को सह करके जिस समाज से आकर के उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया, वो अपने आप में अमूल्य है। उसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। उस समाज का पहला स्कॉलर था वो, जिसने एल्फिंस्टन कॉलेज में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। और जैसा मैंने कहा कि बहुत ही निम्न वर्ग से, निम्न समाज से वो आए, तो उनके पास इतनी उच्च लेवल की डिग्रियां भला कैसे आ सकती थी, लेकिन आई। किस तरह से? क्योंकि उनकी प्रतिभा को राजे महाराजाओं ने भी समझा, उनको स्कॉलरशिप प्रदान की और देश और विदेश में उनको अध्ययन का अवसर मिला। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल उनके बचपन का देना चाहूँगी, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके लिए ये मंजिल हासिल करना कितना मुश्किल था। हम सभी जानते हैं, हमारा जो हिंदू समाज है उसमें स्त्रियों और शूद्रों एक ही कैटेगरी में रखा गया। देखिए, स्त्रियों और शूद्रों, आज की स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है, आज से कंपैरिजन मत कीजिए। स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, ठीक है, लेकिन बालक जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो शुरू से ही हम कहेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के पिपासु थे। भूख थी उनको ज्ञान प्राप्त करने की, पढ़ने की, शिक्षा की। उन्होंने अपने पिता से निवेदन किया कि वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो ये हमारा समाज है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो जो पिता थे वो स्कूल के गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने उस बच्चे की प्रतिभा को पहचाना, उन्होंने इजाज़त दे दी उसको पढ़ने की। लेकिन जो हमारा समाज था वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि अन्य बच्चों के साथ वो बैठ सके। तो इसलिए क्लासरूम के अंदर न बैठ करके वो क्लासरूम के बाहर अध्ययन करते थे, बाहर बैठ करके सुनते थे। और देखिए, जब वो बाहर बैठकर पढ़ते थे तो उनकी उस प्रतिभा को वो जो गुरुजी, वो शिक्षक थे, वो अच्छे से जान गए थे। तो एक बार उनको अंदर बुलाया गया ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए, कोई सवाल सॉल्व करने के लिए। और जैसे ही वो अंदर आए, जो समाज की तस्वीरें देखिए, किस तरह से, कैसे अपमान का घूंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बचपन में ही पीना पड़ा। जैसे ही वो अंदर आए, बच्चों द्वारा अपना अपना खाना लेकर, कहीं छाया भी नहीं पड़ जाए, इस तरह का समाज, अपना अपना खाना लेकर तुरंत वो कक्षा से बाहर चले गए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अपमान को महसूस किया और अपनी आत्मकथा में इसको उन्होंने लिखा है। और ऐसे न जाने कितने अपमान के घूंट उनको जीवन में जीने पड़े। 1935-36 में जो उन्होंने आत्मकथा लिखी है, उसमें इन्हीं वाक्यों का वर्णन उन्होंने किया है। अपने समाज में उन्होंने जो अनुभव किया वो, और दूसरों के अनुभवों को उन्होंने कुछ घटनाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। और ये सब जो पश्चिमी समाज है वो समझ ही नहीं सकता था, ये अछूत, अनटचेबल, ये क्या है। सुना जरूर है, लेकिन उस पीड़ा को वो समझ नहीं सकते। इस आत्मकथा को पढ़ करके समझा जा सकता है। तो ये घटना मैंने आपको बताई। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ बचपन के बाद में, उसके बाद में हम कहेंगे कि जब वो हायर एजुकेशन प्राप्त करके, एक और घटना बताना चाहूँगी कि हायर एजुकेशन प्राप्त करके जब वो वापस भारत आए, तो जिस राज्य ने उनको स्कॉलरशिप दी थी, बड़ौदा राज्य ने, वो स्कॉलरशिप इसी शर्त पे दी थी कि वो राज्य की सेवा करेंगे। तो उनको पहले मिलिट्री मैनेजर के रूप में और उसके बाद में उनको वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार दिया गया। लेकिन इतने बड़े पद पर रहते हुए भी उनको कदम कदम पर अपमान के घूंट पीने पड़ते थे, यहाँ तक कि उनको बड़ौदा में रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिला। अंततः उन्होंने एक सराय में शरण ली, और सराय में भी जाति झूठ बताकर, जाति को मतलब झूठी जाति बताकर। और जैसे ही सराय के मालिक को पता चला, उसने उनको उस सराय से निकाल दिया। आप समझ सकते हैं कि उनको कैसा महसूस हुआ होगा। उसके बाद में वो गए कहाँ? मुंबई, क्योंकि तब वो हायर एजुकेशन विदेश से प्राप्त कर चुके थे। तो उनको जो एमए की जो डिग्री थी
जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से उनको प्राप्त हुई थी, तो एक अच्छी माहवारी तनख्वाह से 450 रुपये, जो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थे, वहाँ प्रोफेसर के रूप में उनको कॉलेज में वो पद मिला। लेकिन वहाँ पर भी स्टाफ रूम में उनको शिक्षकों के लिए जो पानी का घड़ा रखा जाता था पीने के लिए, उस घड़े से पानी पीने का अधिकार नहीं था। और उस चीज़ को उन्होंने समझा कि भारतीय समाज में ये जो जातिवादी प्रथा कितनी गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। ये सिर्फ हम कहें कि गाँवों की समस्या नहीं है, या ये कहें कि रूढ़िवादी समाज की हम बात कहें कि गांव में रूढ़िवादी समाज है, उसकी समस्या नहीं है। ये पढ़े लिखे संभ्रांत शहरी लोगों की भी समस्या है, उनको भी आस्था है। उसके बाद में उन्होंने महसूस किया कि अपने समाज को ऊपर उठाना है, और इसके लिए उनको सबसे पहले करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, और वो मुकाम हासिल करना है कि वो समाज के लिए कुछ कर सके। उसके बाद में पुनः वो विदेश गए, और जैसा देखिए ये पीछे मैंने डिग्रियों में आपको बताया है, पुनः वो फिर 1921 में देखिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने एमएससी की डिग्री, वहाँ पर उन्होंने यहीं पर ही लंदन में ही, ये देखिए ये लंदन में ही ये लॉ की डिग्री ली, और उसके बाद में पुनः वो भारत आए और उन्होंने वकालत शुरू की। उसके बाद में उनके पास जब धन इकट्ठा हुआ, उसके बाद में उन्होंने आंदोलन चलाना शुरू किया, अपने समाज को जगाना शुरू किया, संघर्ष करना सिखाया, शिक्षित करना सिखाया, अखबार निकाले, दल बनाए, और अंग्रेज़ों से भी टक्कर ली, और यहाँ तक कि गांधी जी से भी उनको टक्कर ली तो ली। तो इस तरह से हम कहेंगे कि अपने समाज के लिए कुछ करने से पहले उन्होंने अध्ययन किया, ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, ये देखिए आपके सामने बॉम्बे विश्वविद्यालय में जो उन्होंने स्नातक का अध्ययन किया था, 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था, और 1912 में यहीं पर उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, और बड़ौदा, जैसा मैंने पहले आपको थोड़ा जिक्र किया, बड़ौदा राज्य सरकार में वो काम करने लगे। उसके बाद में देखिए आपके सामने है कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए गए, स्कॉलरशिप द्वारा ही ये संयुक्त राज्य अमेरिका में गए 1913 में। और आपके सामने है सियाजी गायकवाड़ तृतीय, बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे, उनकी एक योजना के तहत उनको न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा का अवसर प्राप्त करने का मौका मिला उनको, और इस तरह से ये छात्रवृत्ति से, वो बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति से वहाँ पर पढ़ने के लिए गए। आपके सामने फिर उसके बाद में देखिए, वहाँ जब उन्होंने अध्ययन किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेने के बाद में, और जो पीएचडी की थीसिस वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में उस वक्त जमा कराकर एक बार भारत आ गए थे। भारत आने के बाद में जो जिस घटना का मैंने जिक्र किया है आपको, मुंबई में जो किसी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर रहते हुए उन्होंने जब ये महसूस किया कि समाज की इन जड़ों को उखाड़ना आसान नहीं है, तो उन्होंने ये ठाना कि उन्हें और बहुत अध्ययन करना है, और फिर वो अध्ययन करने के लिए कहाँ गए, ये देखिए आपके सामने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर पुनः है। ये देखिए इसमें ये फ़ोटो है, ये आपके सामने देखिए, काले कोट में, चश्मे में, बिल्कुल अंबेडकर की तस्वीर हमारे जहन में इतनी ज़्यादा हम बिल्कुल पहचान सकते हैं। वो अपने प्रोफेसरों और दोस्तों के साथ है। ये 1916-17 की तस्वीर है। 16 में वो वहाँ पुनः अध्ययन की, ये तस्वीर उस वक्त की है, लेकिन यहाँ भारत आकर के कॉलेज का जो अनुभव, कटु अनुभव है, उसके बाद में जो उन्होंने फैसला किया, उसके बाद में पुनः अध्ययन के लिए गए वो। इसके बाद में ये देखिए 1922 की, जब वो बैरिस्टर बन गए लंदन में। ठीक है, यहाँ वो विधि का अध्ययन उन्होंने किया। ये देखिए आपके ग्रेज़ इन कॉलेज में, ये भी लंदन में, यहाँ अध्ययन किया, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ये बीड़ा उठाया। देखिए ये देखिए, उन्होंने ये संघर्ष करना सिखाया इस समाज को, क्योंकि वो समझते थे कि जो धर्म है उसकी व्याख्या हिंदू धर्म की मलिन हो चुकी है। धर्म मनुष्यता पर आधारित होना चाहिए। धर्म मनुष्यता, बौद्धिकता और विज्ञान का संगम होना चाहिए।
धर्म का केंद्र कोई आत्मा, आत्मा की मुक्ति, ईश्वर, मोक्ष, ये सब नहीं होना चाहिए। वो क्या कहते थे, उन्होंने कहना था धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना है, न कि उसकी उत्पत्ति और अंत की व्याख्या। क्या कहना चाह रहे हैं इस सेंटेंस से? वो मनुस्मृति के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि मनुस्मृति जो हमारी संहिता है वो क्या कहती है? प्रलय हुई, प्रलय के बाद में एक ही मनुष्य जीवित बचा। वो मनुष्य कौन था? मनु। ईश्वर ने उसको राजा बनाया, उसी से पुनः सृष्टि की रचना हुई। ये इसको कटाक्ष कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है। और इसी मूवमेंट में, इसी आंदोलन में वो एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। ये उनका जीवन का अंतिम लक्ष्य था। और उन्होंने जब ये समझा कि हिंदू धर्म में सुधार संभव नहीं है, तो किसी अन्य धर्म को भी स्वीकार कर ले तो बुरा नहीं है। 1936 में उन्होंने घोषणा भी की एक सम्मेलन में। क्या कहा कि मैं अछूत हिंदू के रूप में जन्म ज़रूर लिया मैंने, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं मृत्यु भी एक हिंदू के रूप में ही प्राप्त करूं। तो ये चेतावनी थी एक तरह से स्वर्ण हिंदू समाज की। अगर आप लोगों ने अपने दृष्टिकोण में बदलाव नहीं किया तो इतना बड़ा हिंदू समाज, जिसको अछूत, जिसको हम कहें अस्पृश्यता के दंश को झेलने के साथ जीना पड़ रहा है, अपमान के साथ जीना पड़ रहा है, वो धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका जो नारा था समाज को जगाने के लिए, सबसे पहली चीज शिक्षा प्राप्त करो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैंने एक तरह से आपको बताया है कि जो अम्बेडकर है उसका उत्थान कैसे हुआ, और ये जो उत्थान हुआ उसके बाद में उन्होंने अपनी प्रतिभा को किस तरह से, कैसे उस समाज के उत्थान में लगाया, और न सिर्फ समाज के उत्थान में, अन्य क्षेत्रों में भी उनकी क्या योगदान रहा। धन्यवाद, थैंक यू।